ऑलराइट, लेट्स बिगिन विद द क्लास। इंशाल्लाह आज का ऑब्जेक्टिव है कि हम मैकेनिक्स का लास्ट टॉपिक जो है वो मोमेंटम उसको समझेंगे अलोंग विद फ्यू पास्ट पेपर क्वेश्चंस एज वेल। और याद रखें कि ये मोमेंटम जो है वो सिलेबस में 2020 के बाद आया है। 2020 ऑनवर्ड्स ये दाखिल हुआ है सिलेबस के अंदर। और इसीलिए इसका जो पहला सवाल जो मैकेनिक्स में टेस्ट हुआ वो मार्च 2020 में हुआ। उसके बाद जो है वो इसीलिए टॉपिकल के अंदर आप देखेंगे कि मोमेंटम के सवालात कम हैं और बाकी टॉपिक के सवालात ज़्यादा हैं। मोमेंटम के आने के बाद क्या चेंज आया कि एग्जामिनर ने मिक्सिंग, एग्जामिनर वैसे ही करता था लेकिन अब एग्जामिनर जो है उसने मोमेंटम की मिक्सिंग करना भी शुरू कर दी। बहुत सारे टॉपिक्स को एक साथ मर्ज किया जिसके अंदर मोमेंटम भी दाखिल हो गया। बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं, जैसे एक सवाल आया 8 मार्क्स का, उसमें मोमेंटम पूछा गया। अब अब बच्चे ये समझ रहे थे कि वो 8 के 8 मार्क्स मोमेंटम के हैं, जबकि उसके अंदर एक बड़ा पोर्शन काइनेमेटिक्स का था जो ऑलरेडी बच्चे करते आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि उन्होंने वर्ड मोमेंटम देख लिया, उन्होंने कहा यार ये तो मोमेंटम के हवाले से ही कुछ करना है, तो वो उसमें फंस गए। और काफ़ी बच्चे जो है वो पिक नहीं कर पाए कि किस तरह से फ्लो चलेगा उस सवाल का। तो इसका तरीका याद रखें कि टॉपिक्स मैकेनिक्स के अंदर आपके तमाम टॉपिक्स पक्के होने चाहिए ताकि जो मिक्सिंग वाला एलिमेंट है उसको आप आसानी से डील कर सकें। उसके अलावा ये भी याद रखें कि मोमेंटम इतना बड़ा एरिया नहीं है, मोमेंटम छोटा सा एरिया है। और मोमेंटम का जो सवाल सवाल अगर आता भी है, प्योरली मोमेंटम का सवाल भी आ सकता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके साथ मोमेंटम को मिलाया जा सकता है। इस केस में बाज़ वक़्त मोमेंटम के अपने मार्क्स बहुत कम ही होते हैं और बाकी बहुत सारे मार्क्स दूसरे टॉपिक्स के होते हैं। ये थोड़ी सी मैंने बात करना चाहिए। जैसे मोमेंटम के बाद ही 2020 के ऑनवर्ड्स हमने ये भी देखा कि मैकेनिक्स का पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ा दिया गया। पहले हमें नजर आता था कि वो मैकेनिक्स का पेपर इतना टेक्निकल नहीं है, लेकिन उसके बाद बच्चों को टेक्निकलिटी फील होना शुरू हो गई क्योंकि उसने जो है वो मोमेंटम के सवालात बाकी टॉपिक के साथ जब मोमेंटम को मिक्स किया तो उसकी वजह से टेक्निकलिटी उस सवाल की भी बढ़ गई। और बाज़ औक़ात ये किस पॉइंट इन टाइम पे सवाल में मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाना है ये नहीं पे हो रहा होता, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोमेंटम के कॉन्सेप्ट्स लिमिटेड हैं बट मिक्सिंग की वजह से एट टाइम्स ये नहीं समझ आता कि पहले क्या किया जाए और बाद में क्या किया जाए। तो ये चीज़ भी प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह हो जाएगी। लिहाजा मोमेंटम में आई गेस जो है वो 14 सवालात होंगे आपके टॉपिकल के अंदर, जहाँ तक मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन 14 सवालात के अंदर, जी बिल्कुल 14 सवालात हैं, 14। और ये 14 के 14 सवालात आपने इंशाल्लाह टारगेट करने हैं, मतलब एक भी सवाल उसमें छोड़ना नहीं। और ये जो टॉपिकल कंपाइल मैंने किए हुए हैं ये जो है वो 2000 अभी फिल वक्त 2020 और 2021 के कंपाइल हैं टॉपिकल मोमेंटम के हवाले से। इसीलिए ये हर साल 7 पेपर होते हैं, तो 7 यहाँ से 7 यहाँ से, कुल मिला के ये 14 क्वेश्चन हो जाते हैं। सही है। और फिर बाकी इंशाल्लाह हम ईयरली की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। 2022, 23, 24, 24 का भी पेपर आ जाता है फेब मार्च का, बिफोर मई जून। तो यहाँ तक हम प्रैक्टिस करके फिर इंशाल्लाह हम पेपर में बैठेंगे। अच्छा, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम की बारे में पढ़ते हैं। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम में आप देख सकते हैं कि मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्योंकि इसमें वेलोसिटी का वर्ड यूज हो रहा है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? बिकॉज इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मोमेंटम भी मतलब जैसे वेलोसिटी पॉजिटिव नेगेटिव होती है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन, कि अगर राइटवर्ड्स पॉजिटिव है तो लेफ्टवर्ड नेगेटिव हो जाएगा, अपवर्ड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली मोमेंटम का भी इसी तरह का है कि एक ऑब्जेक्ट जो है जो राइटवर्ड जा रहा है उसका मोमेंटम अगर पॉजिटिव लिया जा रहा है, तो जो वो ऑब्जेक्ट जो लेफ्टवर्ड जा रहा होगा, जो लेफ्टवर्ड मूव कर रहा होगा, उसका मोमेंटम नेगेटिव में लिया जाएगा। तो याद रखें मोमेंटम में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। मोमेंटम का फॉर्मूला तो मास इनटू वेलोसिटी है, बट जो ऑब्जेक्ट राइट मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव ली जा रही है, तो जो लेफ्ट आ रहा होगा उसकी वेलोसिटी नेगेटिव ली जा रही होगी, लिहाजा मोमेंटम भी पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो मोमेंटम है क्या? इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। भाई उसका अंदर मोशन की क्वांटिटी कितनी है,
और इसका फॉर्मूला क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। उसका जो ऑब्जेक्ट है उसका मास इंपॉर्टेंट है और उसकी वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। कि अगर वो मिसाल है कि कोई ऑब्जेक्ट में कितना मोमेंटम है, उसको फील करने के लिए, अगेन मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि काइनेटिक एनर्जी फील करने के लिए गाड़ी जब चल रही होती है तो आप उसके सामने आए तो आपको पता चलेगा कि कैसी एनर्जी फील होती है। इसी तरह मोमेंटम का भी यही है कि भाई किस लेवल का उसके अंदर मोमेंटम है, उसका ताल्लुक उसके मास से भी है। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, अब एक बच्चा है वो बहुत तेज दौड़ भी रहा है लेकिन वो आपसे टकरा जाएगा तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बहुत भारी भरकम इंसान, वो इज वेरी हैवी, वो अगर तेजी से भागते भागते आपसे टकरा जाए तो आप कहाँ से कहाँ उड़ के गिरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। सिमिलरली जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। सही है, तो मास और वेलोसिटी दोनों के ज्यादा होने से मोमेंटम ज्यादा हो जाएगा, बट वेलोसिटी के पॉजिटिव होने की वजह से मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और वेलोसिटी के नेगेटिव होने की वजह से मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। काइनेमेटिक्स में हमने पढ़ा था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन ओनली। सिमिलरली यहाँ भी ये लिखा हुआ है एज पर CAIE syllabus, Cambridge Assessment International Education, we need to consider motion in one dimension only, that is motion in a straight line। हमें खाली एक ही डायमेंशन में मोशन को कंसिडर करना है एंड दैट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। CI सिलेबस के मुताबिक वी हैव टू कंसिडर मोशन इन वन डायमेंशन ओनली। तो एक ही स्ट्रेट लाइन में मोशन कंसिडर करते थे। काइनेमेटिक्स में भी, मोमेंटम में भी वही बात लिखी हुई है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg मूविंग विद स्पीड v हैज मोमेंटम। ये मैंने पहले बता दिया कि इसका ताल्लुक मोमेंटम के लिए मास भी देखा जाता है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी देखी जाती है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। एग्जांपल देखिए, मास 4 kg, ये मास आपको पता है केजीज में होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले रहे होते हैं हम। तो मोमेंटम हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 20। और यूनिट क्या बन गया, तो आप देखें केजी इसका यूनिट है, मीटर पर सेकंड, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ये बन गया केजी मीटर पर सेकंड, और इसको न्यूटन सेकंड्स भी कहा जाता है। अच्छा, इसका जो एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम माना जाता है ना, मोमेंटम का एसआई यूनिट, वो तो केजी मीटर पर सेकंड है जो डायरेक्ट आपके सामने आपको नजर आ रहा है। लेकिन इसका एक डिराइव्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम है जो कि न्यूटन सेकंड्स है। ये डिराइव्ड यूनिट जो है वो यूनिट ऑफ इम्पल्स है। मोमेंटम का जो डिराइव्ड यूनिट है वो बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है इम्पल्स का, उससे निकला। जो इम्पल्स का यूनिट है वही मोमेंटम का डिराइव्ड यूनिट माना जाएगा। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है क्या ये इम्पल्स हमारे सिलेबस का पार्ट है? तो ये इम्पल्स CAIE सिलेबस का पार्ट नहीं। इम्पल्स जो है वो हमारे कैम्ब्रिज सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पल्स आई हैव कंसिडर्ड ओवर हियर जस्ट टू शो यू कि व्हाई, हाउ वी हैव बीन एबल टू डिराइव द यूनिट ऑफ मोमेंटम। बस इसीलिए मैंने यहाँ पर जो है वही कॉन्सेप्ट को शामिल किया है, बाकी इसकी और कोई वजह नहीं है। तो ये जो हेडिंग्स आपको नजर आ रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप समझ लें ये डेरिवेशन जो है ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, और ये आपका जो है वो फॉर्मूलाज भी सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन ये बस सिर्फ इसलिए मौजूद है ताकि मैं ये बता सकूं कि ये न्यूटन सेकंड्स हम क्यों लेकर आए, कहाँ से लेकर आए, कैसे डिराइव हुआ। तो डिराइव्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम, अच्छा नॉलेज आपकी बढ़ेगी, इजाफा होगा, इसलिए ये चीज़ मैंने यहाँ पर शामिल की है। डेराइव्ड यूनिट ऑफ मोमेंटम अगर आप देखेंगे तो डेरिवेशन इज नॉट रिक्वायर्ड बाय CAIE। डेरिवेशन का प्रोसेस जानना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इम्पल्स के बारे में लिखा तो है, लेकिन इम्पल्स का ये भी लिखा हुआ है द नॉलेज ऑफ इम्पल्स इज नॉट रिक्वायर्ड बाय CAIE सिलेबस। कैम्ब्रिज के सिलेबस ने नॉलेज ऑफ इम्पल्स को रिक्वायर्ड नहीं किया। तो impulse is a term that is used to describe or quantify the effect of force acting over time। Impulse is a term that is used to describe or quantify the effect of force over time to change the momentum of an object। अब सोचे ना, एक ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगती है और वो एक टाइम तक अप्लाई होती चली जाती है, तो उसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होता है। दैट इज व्हाई वी से दैट impulse is equals to change in momentum। The impulse is a term that is used to describe or quantify the effect of force acting over time। Impulse जो एक टर्म है वो क्या बताती है, बेसिकली डिस्क्राइब करती है या क्वांटिफाई करती है द इफेक्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग ओवर टाइम को, जिसकी वजह से मोमेंटम में तब्दीली आती है, टू चेंज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर वही बात है कि इम्पल्स के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है, इसलिए भी नहीं है कि ये CI सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो यहाँ क्यों शामिल हुआ, ताकि डिराइव यूनिट को समझाया जा सके। डेरिवेशन यूजिंग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड वन इक्वेशन ऑफ मोशन। एक इक्वेशन ऑफ मोशन है जो इसमें इस्तेमाल हुआ है इस प्रोसेस में, और न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज हुआ है। न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन
कहता है नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए, जो मैंने एफ इक्वल्स टू एम ए करके लिखा है। और जो एक इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने लिया है वो है वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब आपको पता है कि यहीं से ए अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो ये हो जाएगा वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये वही डेफिनेशन जो एक्सेलरेशन की, उसके मुताबिक यही फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन का यूज भी करते रहे होंगे, फिजिक्स में भी आप लोग यूज करते होंगे। तो एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, जिससे चेंज इन वेलोसिटी का पता चल गया, डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आप ए इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी को ये ए की जगह पे डाल देते हैं तो एफ इक्वल्स टू एम ए में ये बन जाएगा एफ इक्वल्स टू एम टाइम्स वी माइनस यू अपॉन टी। और अगर आप टी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि टी डिनोमिनेटर में टी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये एम जो है वो वी से भी मल्टीप्लाई होगा और एम जो है वो यू से भी मल्टीप्लाई होगा, लिहाजा ये बन गया एफ टी इज इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। तो एफ टी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम यू। सोचें अगर, तो एम वी क्या है? दिस इज द फाइनल मोमेंटम। मास को जब वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं वो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, तो ये फाइनल मोमेंटम है। तो दिस इज द फाइनल मोमेंटम। जब मास को इनिशियल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनिशियल मोमेंटम, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम में जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। और एफ टी का मतलब है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो ये आ गया न्यूटन सेकंड। इस तरह से पता चला कि एफ टी जो है वो इम्पल्स है और इम्पल्स का यूनिट न्यूटन सेकंड है। और जो दूसरी तरफ है चेंज इन मोमेंटम, उसका भी न्यूटन सेकंड हुआ। तो चेंज इन मोमेंटम का जब न्यूटन सेकंड है, इसका मतलब मोमेंटम का यूनिट भी न्यूटन सेकंड माना जाएगा। ओके। अगर वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड यूनिट है तो चेंज इन वेलोसिटी का भी मीटर पर सेकंड ही होगा। लिहाजा चेंज इन मोमेंटम का जब न्यूटन सेकंड्स आया है, लिहाजा मोमेंटम का यूनिट न्यूटन सेकंड्स माना जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये न्यूटन सेकंड जो है वो मोमेंटम का डेराइव्ड यूनिट है। डेरिवेशन शो करने की कोई ज़रूरत नहीं, रिक्वायर्ड भी नहीं है। आप जब मोमेंटम निकालेंगे तो आप केजी मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, या आप न्यूटन सेकंड भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया तो हमारे पास एफ टी इक्वल्स एम वी माइनस एम यू डिराइव हो गया। एम वी माइनस एम यू का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम विच इज चेंज इन मोमेंटम, एंड दिस इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, एंड फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। सही है, यहाँ से न्यूटन सेकंड डिराइव हुआ और उसका कोई पर्पज नहीं था। यहाँ तक मुझे बताएं, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? एवरीथिंग क्लियर, अमन है? अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हम डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज। अब देखें इसका मतलब एक हमें क्या क्या अब तक हम समझ लें मोमेंटम में क्या क्या आ सकता है। कभी कभार हमें किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पूछा जा सकता है, तो उसके लिए हम उस ऑब्जेक्ट के मास को उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑब्जेक्ट के मास को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट के मास को ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, मोमेंटम आ जाएगा। कभी कभार हमें एग्जामिनर कहता है चेंज इन मोमेंटम निकालो, तो चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए उसी ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम और उसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम निकाल के हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम भी कभी पूछा जा सकता है। अच्छा, फिर हम अब बात करते हैं, फिर इसमें एक चीज है कोलिजन्स, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज। ये चीजें जो बहुत ज्यादा आती है मोमेंटम में, जो बहुत ज्यादा आने वाली चीज है ना, वो कोलिजन्स है। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज का आपस में टकराना। अच्छा, आप दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे और पीछे वाले ने आगे वाले को हिट किया, या दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे और एक दूसरे को हिट किया, तो ये कोलिजन कहलाएगा कि आपस में कोलिजन हो गया। अच्छा, अब कोलिजन के हवाले से भी मैं एक आपको एक ऐसी बात लॉक करूंगा जिसको आपने हमेशा यूज करना होगा। कोलिजन के हवाले से भी मैं एक चीज आपको बताऊंगा जिसको आपने हमेशा फॉलो करना होगा।
वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लेकिन उसको डिराइव करने के लिए मैंने पूरा प्रोसीजर फॉलो किया है। अब जरा इसको पढ़ते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज यानी कि कोलिजन्स, ये आपके सिलेबस में लिखा है डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज, जिसको हम आसान भाषा में कोलिजन्स कहते हैं। एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when two bodies are in contact they exert equal and opposite forces F and minus F on each other। ये बात हमें पता है कि अगर एक जमीन है और जमीन पे एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m 10 kg, तो अगर 100 न्यूटन का वेट नीचे की तरफ अप्लाई हो रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन भी 100 न्यूटन्स का होगा। तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑफ एफ एंड माइनस एफ। अब एक फोर्स जब नीचे की तरफ है और एक फोर्स ऊपर की तरफ है, तो एक फोर्स अगर एफ है तो दूसरी माइनस एफ होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन की वजह से जो है वो नेगेटिविटी आ जाती है वेक्टर क्वांटिटीज में, और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। लिहाजा नीचे वाली फोर्स को अगर मैं एफ कहता हूँ तो ऊपर वाली फोर्स को मैं माइनस एफ कह सकता हूँ, जबकि मेरे पास तो नाम मौजूद है, नीचे वाले को वेट, ऊपर वाले को नॉर्मल डायरेक्शन कहता हूँ। बट यूजुअली याद रखें ये बात कि इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों फोर्सेस का, एक नीचे एक्ट कर रही है तो एक ऊपर एक्ट कर रही है, तो एक को एफ कह रहे हैं तो एक को माइनस एफ कहेंगे। व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट, इसकी बेहतरीन मिसाल वही है कि एक ऑब्जेक्ट जमीन पे जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में है, दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ऑब्जेक्ट ने जमीन की तरफ, जमीन पे वेट अप्लाई किया और जमीन ने ऊपर की तरफ नॉर्मल डायरेक्शन दिया, दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एफ एंड माइनस एफ ऑन ईच अदर। सिमिलरली इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कोलिजन द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ हमें सिखाता है कि जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो दे एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस ऑन ईच अदर। तो कोलिजन का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो द मोमेंटम गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम ज्यादा है, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कम होगा, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा वाला कम वाले को हिट करता है, दोनों समझ लें सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ज्यादा वाला जब कम वाले को हिट करेगा तो ज्यादा वाला हिट करने के बाद उसका मोमेंटम हो जाएगा कम, और जिसका कम था उसका हो जाएगा ज्यादा। तो ये क्या हुआ, तो अगर समझ लें 100 से कम हुआ है मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट का जिसका मोमेंटम ज्यादा था, जिसने पीछे से आगे गाड़ी को हिट, जैसे दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पीछे वाले ने आगे वाले को हिट किया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, जब पीछे वाले ने आगे वाले को हिट किया तो इसका मोमेंटम अगर -100 हो गया है तो इसका +100 हो जाएगा। एक ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में इजाफा आता है और एक में कमी आती है, एक का मोमेंटम बढ़ जाता है और एक का मोमेंटम कम हो जाता है। इसको हम कहते हैं द मोमेंटम इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू द अदर। जब मैं जो है कुछ पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा तो मेरे पास से पैसे कम हो जाएंगे और आपके पास ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरह मोमेंटम जब एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल ट्रांसफर होता है तो एक जगह से कम होता है तो दूसरी जगह बढ़ जाता है। When two objects collide, the change in momentum of each is equal and opposite। अब क्योंकि मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो हम कह रहे हैं द चेंज इन मोमेंटम ऑफ ईच इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं तो हम कहेंगे द चेंज इन वेल्थ इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अब मेरी चेंज इन वेल्थ कितनी है 100,000, बट मैंने क्योंकि ट्रांसफर किया तो मेरी -100,000 है, और क्योंकि आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए तो आपकी +100,000 है। तो चेंज इन वेल्थ जो है उसकी तादाद उस वो है इक्वल, दोनों की वेल्थ में चेंज 1 लाख का है, बट वो ऑपोजिट है। एक की वेल्थ में इजाफा आ रहा है और एक की वेल्थ में डिक्लाइन आ रहा है। तो जो ट्रांसफर कर रहा है उसकी वेल्थ डिक्लाइन हो गई और जो जिसके अकाउंट में जा रहे हैं उसकी वेल्थ बढ़ गई। तो चेंज इन मोमेंटम भी इसी तरह है, एक का मोमेंटम बढ़ेगा दूसरे का कम होगा, लिहाजा हमने कह दिया द चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, इसी इसी चीज को बेस बनाते हुए हम एक चीज डिराइव करेंगे, और वो डेरिवेशन अगेन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो डेराइव होने के बाद चीज आएगी वही आप हमेशा यूज करेंगे। बट ये प्रोसेस आपको दिखाना, आपको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आई डोंट वांट my students to just ratify things। I want them to actually understand the concept, क्योंकि concept is what matters the most। कॉन्सेप्ट आपका जितना ज्यादा बेहतर होगा उतना ज्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि हर बात को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूं। तो अब इसको हम समझते हैं कि अगर मिसाल है, दो ऑब्जेक्ट्स थे, ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी, और दोनों राइट की तरफ मूव कर रहे थे, और बिफोर कोलिजन मामला ये था कि मास, अच्छा मास तो खैर बिफोर कोलिजन हो या आफ्टर कोलिजन वो तो सेम ही रहना है,
एक का मास ए है, ऑब्जेक्ट ए का मास मैंने लिखा है एम ए, मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी। अब दोनों की वेलोसिटीज अलग अलग होंगी, तो एक की इनिशियल वेलोसिटी होगी और एक की, मतलब है तो दोनों की इनिशियल, लेकिन इनिशियल ए और इनिशियल बी। तो ए जो है मास ऑफ ए इनिशियल ए, और बी के लिए मास ऑफ बी इनिशियल बी। तो अब हम क्या करेंगे, बिफोर कोलिजन ये मामला था और आफ्टर कोलिजन, जाहिर सी बात है मास दोनों का सेम ही है, लेकिन अब आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी होगी उसको हम फाइनल वेलोसिटी कहेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी है एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी। ये तो खाली मैंने डाटा लिखा हुआ है, सही है, कि बिफोर कोलिजन इनिशियल है और आफ्टर कोलिजन फाइनल है। बाकी और कोई पर्पज नहीं है डायग्राम का। अब अगर आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई अब ए ने जब बी को कोलाइड, ए और बी जब कोलिजन में आए, ए और बी जब कोलिजन में आए, तो ए का मोमेंटम भी चेंज हुआ होगा और बी का भी मोमेंटम चेंज हुआ होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए कितना हुआ। तो उसके लिए हम ये करते हैं, फाइनल मोमेंटम ए का निकालते हैं, एम ए मल्टीप्लाई बाय वी ए, और फिर इनिशियल मोमेंटम ए का निकालते हैं, एम ए मल्टीप्लाई बाय यू ए, और उनको माइनस कर देते हैं। यही काम मैंने यहाँ पर किया है, एम ए मल्टीप्लाई बाय वी ए माइनस एम ए मल्टीप्लाई बाय यू ए। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो ए का जो मोमेंटम में चेंज आया वो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम से आ जाएगा। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी अगर हम देखेंगे, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ बी एम बी मल्टीप्लाई बाय वी बी माइनस इनिशियल मोमेंटम एम बी मल्टीप्लाई बाय यू बी। देख सकते हैं नीचे कि एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। फाइनल मोमेंटम में से मैंने इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया, सही, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर दिया। अब चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए निकालना कोई बड़ी बात नहीं थी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी निकालना भी बड़ी बात नहीं है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब क्या करना, क्या चाह रहा हूं मैं, अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जितना ए का मोमेंटम चेंज हुआ है और जितना बी का मोमेंटम चेंज हुआ है, ये मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, बट साइंस ऑपोजिट होंगी। मतलब अगर एक में प्लस है तो एक का माइनस होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये चीज लिखी कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अगर मोमेंटम चेंज, बी के मोमेंटम में चेंज 100 आया है, तो ए के मोमेंटम में चेंज हो जाएगा -100। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। ये नहीं लिखा मैंने कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बराबर है चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी के। मैग्नीट्यूड में तो हालांकि बराबर है, लेकिन हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को नहीं देख रहे ना, हम डायरेक्शन को भी देख रहे हैं। मतलब हम ये देख रहे हैं कि एक में इंक्रीज आ रहा है तो एक में डिक्लाइन आ रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए को हमने माइनस, जो ए में चेंज आया होगा और जो बी में चेंज आया होगा उसमें माइनस का फर्क होगा। तो मैंने आपको वेल्थ की मिसाल दी कि मेरी वेल्थ 100,000 से कम हुई, -100,000, और आपकी वेल्थ 100,000 से बढ़ गई तो +100,000। तो ऑपोजिट साइन का फर्क आ रहा है। सिमिलरली चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी। अब इस चीज को हम यूज करते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए की जगह हमने रख दिया ये वाली चीज, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए। ये चीज मैंने यहाँ एज इट इज कॉपी की है, माइनस की साइन को एज इट इज कॉपी किया है, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी की जगह पे मैंने ये कॉपी कर दिया, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी। तो ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए है, ये चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी है, ये ए का मोमेंटम चेंज है, चेंज इन ए, ये चेंज इन बी है, और यहाँ माइनस का इस्तेमाल हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ, ये करने के बाद जब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब सोचिएगा, हाँ सही है। अब क्या करना है, अब सोचना, ये आप देख सकते हैं कि ये माइनस है, ये माइनस जो है वो इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये वाला टर्म माइनस हो जाएगा, और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अच्छा, अब सोचें कि अब ब्रैकेट खुल चुका और ये प्लस हो चुका और ये वाला माइनस है। तो अब अगर मैं इस माइनस एम ए यू ए को वहां ले जाऊं, तो एम बी यू बी राइट पे हो गया और एम ए यू ए भी राइट पे हो गया, और ये माइनस एम बी वी बी को मैं लेफ्ट पे ले जाऊं, तो एम बी वी बी प्लस के साथ लेफ्ट पे आ गया और एम ए वी ए भी लेफ्ट पर है। तो एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी। अब लेकिन मैंने ऑर्डर में पहले यू इनिशियल वाली चीज लिखी है फिर फाइनल वाली लिखी है। तो इसी को रीअरेंज करने के बाद ये चीज पता चली कि एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी यू बी। अब ये जो चीज डिराइव हुई है ना, ये डायरेक्ट भी मैं आपको बता सकता था कि भाई हमेशा ऐसा होता है और ये यूज किया करो, बट मैंने यहाँ पर डेरिवेशन का प्रोसेस आपके सामने रखा है। क्या सर हमें डेरिवेशन का प्रोसेस याद करना होगा? नहीं, मैंने समझाया है कॉन्सेप्चुअली। मैंने कहा ना कि आपको कभी भी आगे भी आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कोई कोर्सेज पढ़ते हैं मैकेनिक्स रिलेटेड और मैथ्स पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्यों हुई। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए जो है वो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी के बराबर
मैग्नीट्यूड के लिहाज से तो होता है, बट क्योंकि डायरेक्शन का इनकी जो वैल्यू जो चेंजेस हैं वो ऑपोजिट साइन वाले हैं, मतलब एक में इजाफा हुआ तो एक में कमी आई है, इसलिए माइनस के हम मदद लेते हैं। और जब इसको हम यूज करते हैं तो भी ये रीअरेंज होकर बन जाता है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बी। तो ये इनिशियल मोमेंटम दोनों का लेने के बाद जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आ जाएगा। इनिशियल टोटल मोमेंटम इनिशियल वाला आ गया, मतलब इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन। इसी तरह जब मैंने दोनों के फाइनल्स को ऐड किया तो ये टोटल मोमेंटम जो है वो फाइनल वाला आ गया, इसको मैं आफ्टर कोलिजन कह रहा हूँ, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। यहां से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आया था। दिस रिजल्ट इज नोन एज अ प्रिंसिपल ऑफ conservation of linear momentum and it applies to all collisions provided no external force acts। ये हमने वर्क एनर्जी पावर में भी देखा था कि एक्सटर्नल फोर्स क्या करती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि पोटेंशियल और काइनेटिक का सम होती है उसमें चेंज आ जाता है। एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिमिलरली यहां भी नॉर्मली ऐसा होता है कि जितना मोमेंटम बिफोर कोलिजन होता है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन जितना होता है उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होता है, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स। अच्छा, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के दरमियान कितनी डिस्टेंस है ये मैटर नहीं करेगी अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स में एक फोर्स जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो आपको पता है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन की वजह से होता यह है कि जब ए बी तक पहुंचेगा तो ए की स्पीड में जो कमी आएगी उसकी वजह से ए का मोमेंटम कम हो जाएगा। तो ए और बी में अगर 10 मीटर का फासला है तो ए जब 10 मीटर का फासला तय करके बी तक पहुंचेगा तो उस वक्त तक मोमेंटम ऑलरेडी कम हो चुका होगा, तो ये मोमेंटम तो जाया हो गया। ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से नहीं है कि एक जगह से मोमेंटम कम हुआ तो दूसरी जगह बढ़ गया। यहाँ ए का मोमेंटम कम तो हुआ लेकिन दूसरी तरफ बी का मोमेंटम बढ़ा नहीं है, तो फ्रिक्शन से लड़ते लड़ते जाया हो गया मोमेंटम। तो ऐसे केस में हम ये करते हैं कि हम कभी हमें ऐसी जरूरत पड़े ना और फ्रिक्शन मौजूद हो तो याद रखें बिफोर कोलिजन वाला मामला हो जाएगा राइट बिफोर कोलिजन, और आफ्टर कोलिजन वाले मामले को कहेंगे राइट आफ्टर कोलिजन। मतलब समझ लें कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों राइट जा रहे हैं और दोनों में 10 मीटर्स का फासला है, तो हम 10 मीटर का फासला तय करके देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ए की वेलोसिटी बिल्कुल बी को हिट करने से पहले कितनी थी, जिसमें हम काइनेमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इनिशियल है, डिस्टेंस है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी है या टाइम है, तो उसके थ्रू हम उसकी फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब ये जो इस वाले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी होगी ना, ये वो वेलोसिटी होगी जो राइट बिफोर कोलिजन होगी। तो जो हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल्स टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन करेंगे ना, उसमें हम राइट बिफोर कोलिजन वाला मामला लेंगे। याद रखेंगे बात, ये बात मैंने लिखी हुई भी। If there is an external force, example friction, then the velocities right before collision will have to be found using work energy equation or equations of motion। अब जब एक ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है, तब ए का बी तक आते आते उसकी जो वेलोसिटी में कमी आई है तो वो कितनी कमी आई, उस कमी को देखने के लिए या तो वर्क एनर्जी इक्वेशन बना लें, जो हमने पिछले टॉपिक वर्क एनर्जी पावर में सीखा है। वर्क एनर्जी इक्वेशन हम बनाते थे कि लॉस इन पोटेंशियल इक्वल्स गेन इन काइनेटिक प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, उस तरह के इक्वेशन हम बनाएंगे। उसके थ्रू भी हमारे पास कुछ आ सकता है, या फिर बाज औक़ात काइनेमेटिक्स का कॉन्सेप्ट लगता है और इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होता है। तो अब बॉटम लाइन ये निकली कि मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है। मोमेंटम का जो यूनिट है वो केजी मीटर पर सेकंड है और डिराइव यूनिट जो है वो न्यूटन सेकंड है। सिर्फ इसी को समझने के लिए पूरा प्रोसेस डिस्कस किया, बाकी इसका कोई मकसद नहीं। जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड होते हैं तो उसकी वजह से अब अल्टीमेटली मुझे सब बाकी सब डेरिवेशन है, ये सब प्रोसेस है डेरिवेशन का। सही है, जो चीज मैंने बोल्ड की हुई है ये असल आपकी काम की चीज है, इसको आप लॉक कर लो। एग्जाम पर्पजेस के लिए ये आपके लिए बहुत काम की चीज है, ये असल आपके कैम्ब्रिज एग्जाम में यूज होने वाली चीज है। सही है, चलो इसके बता दिया वो काफी है। बोल्ड होने वाले लिख लें अपने पर बेशक कि ये दिस इज समथिंग दैट, जिसकी वजह से हमने पूरा प्रोसेस आपको समझाया, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन तक का भी जिक्र किया, वो सिर्फ इस रिलेशनशिप की वजह से।
तो अब जब भी दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे तो आप याद रख लें, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो ए का मोमेंटम इनिशियल निकाला, बी का निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। इसी तरह ए का फाइनल निकाला, बी का फाइनल निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। जितना टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन था उतना ही टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा। This result is known as the principle of conservation of linear momentum and it applies to all collisions provided no external force acts। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली कि एक्सटर्नल फोर्स होगा तो मामला चेंज हो जाएगा। और फिर ये भी मैंने बता दिया कि अगर एक्सटर्नल फोर्स है जिसमें बहुत कॉमन फोर्स है फ्रिक्शन की, तो उस केस में वेलोसिटीज हमें चाहिए होंगी राइट बिफोर कोलिजन। तो अगर हम टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालने जा रहे हैं तो फिर हमें बिल्कुल राइट बिफोर कोलिजन दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी चाहिए होगी, ए की भी और बी की भी। और जब वेलोसिटीज राइट बिफोर कोलिजन आ जाएंगी तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन फिर पता चल जाएगा। Then the velocities right before collision will have to be found using, और इसके लिए वर्क एनर्जी इक्वेशन भी यूज हो सकता है, इक्वेशन मोशन भी मैंने पहले भी बता दी। सही है जी, एक बात समझ आ रही? मुझे बताएं, ये पूरा वैसे डेरिवेशन का प्रोसेस क्लियर हो गया है। और अल्टीमेट जो चीज़ लॉक करनी है वो जो मैं आप बता रहा हूँ, ये जो लॉक करनी है वो ये वाली चीज़, ये लॉक कर लें आप। सही है, ये चीज़ असल जो है वो एग्जाम में आपने यूज करनी है। यूज दिस while सॉल्विंग पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे और आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड कर रहे हैं, तो आपने यही वाला इक्वेशन यूज करना है। बाकी कहीं कंफ्यूज नहीं होना, माइनस वाली चक्कर में ये सब चीजें जरूरत नहीं है। बस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकाला, दोनों ऑब्जेक्ट्स का इनिशियल मोमेंटम निकाला, ऐड कर दिया, राइट बिफोर कोलिजन निकाल लिया अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो। और फिर इसी तरह जैसी कोलिजन हुआ उसके फौरन बाद टोटल मोमेंटम राइट आफ्टर कोलिजन निकाल लिया और दोनों को इक्वेट कर दिया। मुझे बताएं, ये कोलिजन वाले बात तक मामला क्लियर है? कोई चीज यहाँ तक पूछनी है तो बता दें। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो अब हमें बॉटम लाइन ये निकली कि जब मोमेंटम पूछा जाएगा तो फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी यूज होगा। कभी चेंज इन मोमेंटम का कहेगा तो फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, इनिशियल निकालेंगे, माइनस कर देंगे। और जब हमें दो ऑब्जेक्ट की कोलिजन नजर आएगी तो हम हमेशा ये वाला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसमें टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन निकालने के बाद टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन से इक्वेट कर देंगे। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन भी निकालेंगे, आफ्टर कोलिजन भी निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे। बाकी डेरिवेशन किसी काम की नहीं है, ये डेरिवेशन वगैरह भी आपकी रिक्वायर्ड नहीं है। आपको दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू यूज, ये असल चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है। सही है, ये असल चीज़ है जो आपने इस्तेमाल करनी है। अच्छा, इसके अलावा ये अब बताना है आपको, कभी कभार कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट्स कोलेस नहीं होते और कभी कभार कोलेस हो जाते हैं। डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ टू बॉडीज वेयर द बॉडीज कोलेस ऑन इम्पैक्ट। मतलब कोलेस ऑन इम्पैक्ट का मतलब क्या है कि कोलिजन के बाद कोलेस हो गए, मतलब मिल गए और सिंगल बन गए, सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। ऐसा होता है ना कि कभी कोई ऑब्जेक्ट, भारी ऑब्जेक्ट किसी हल्के ऑब्जेक्ट को जब हिट करेगा तो वो हल्का ऑब्जेक्ट भारी ऑब्जेक्ट के अंदर ही घुस जाए और वो एक हो जाए। तो जब ये एक हो जाते हैं ना,
तो वो मूवमेंट बिल्कुल साथ साथ होती है। वरना क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे को हिट करता है ना, तो दूसरा वाला अलग मूव कर रहा होता है और पहला वाला अलग मूव कर रहा होता है। लेकिन और दोनों की वेलोसिटीज भी अलग अलग होती हैं। लेकिन जब दो ऑब्जेक्ट्स इम्पैक्ट पे कोलेस हो जाते हैं तो दोनों की वेलोसिटी सेम होती है, दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो जाती है, दोनों की वेलोसिटी अलग अलग नहीं होती। जब ये कोलिजन के बाद कोलेस नहीं होते तो फिर इनकी वेलोसिटीज अलग अलग होती हैं, लेकिन जब ये कोलेस हो जाते हैं तो वेलोसिटी सेम हो जाती है। पहले कोलेस का मतलब लिखा हुआ है जॉइन टुगेदर टू फॉर्म वन ऑब्जेक्ट, मिलकर एक ऑब्जेक्ट बन जाना। व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड दे मे कोलेस। सही है ना, कोलिजन की वजह से वो कोलेस हो सकते हैं। इन सच अ केस द कंबाइंड मास मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स। कंबाइंड मास लेकर हम कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। बात वही है कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन निकालने के लिए हम मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम ऑफ ए निकालेंगे जो जो एम ए वी ए से निकलेगा, और फिर फाइनल मोमेंटम बी का निकालेंगे जो एम बी वी बी से निकलेगा, और दोनों ऐड हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि दोनों की वेलोसिटी जो है वो कॉमन है, इसलिए मैंने वी ए वी बी नहीं लिखा। तो जो वी ए है वही वी बी भी है, क्योंकि इनकी वेलोसिटी कॉमन है, तो मैंने लिखा है वेयर वी डिनोट्स द कॉमन वेलोसिटी। तो रादर देन के हम अलग अलग निकाले, हम क्या करते हैं, दोनों को कंबाइंड मास निकालते हैं और कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। यही बात लिखी हुई है। इन सच अ केस द कंबाइंड मास मस्ट बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग टुगेदर द मास ऑफ बोथ द ऑब्जेक्ट्स, एंड फॉर फाइंडिंग द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वी मल्टीप्लाई दैट कंबाइंड मास विद द कॉमन वेलोसिटी। कंबाइंड मास को कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इसको खोल लें तो ये एम ए वी प्लस एम बी वी बन जाएगा, जिसका मतलब यही होगा कि एक ए का भी फाइनल लिया और बी का भी फाइनल लिया और ऐड कर दिया, क्योंकि ए का और बी का जो फाइनल है उसको निकालने के लिए वेलोसिटी दोनों की सेम ही है, लिहाजा हमने कहा अलग अलग क्यों निकाले। तो हम एम ए और वी एम बी के मास को ए के और बी के मास को ऐड करके हम कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब कोलिजन अगर है या कोलिजन के बाद कोलेस हुए हैं या नहीं हुए, आपने हमेशा ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। चाहे कोलिजन के बाद वो कोलेस होकर एक बन गए हैं, या वो कोलेस हो, मतलब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलिजन के बाद या तो कोलेस हो गए हैं मतलब एक बन गए हैं, या वो कोलेस नहीं हुए मतलब अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट से मूव कर रहे हैं। दोनों केसेस में आपने यूज फैक्ट यही करना है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अभी हम सवाल देखेंगे तो हमें ये बात लॉक हो जाएगी। सही है। बस इम्पैक्ट में ये फर्क है कि जब दोनों ऑब्जेक्ट्स कंबाइन हो चुके हैं तो उनकी वेलोसिटी कॉमन हो जाएगी, लिहाजा आफ्टर कोलिजन निकालने के लिए अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं। ज्यादा बेहतर यही है कि दोनों का मास कंबाइन मास निकाल के एक सिंगल कॉमन वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। और अलग अलग निकालेंगे तो ए के मास को भी उस वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी के मास को भी उसी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी तो सेम ही है। अच्छा, अब एक चीज ऐसी है जो हमें बाज़ औक़ात खुद से सोचनी पड़ती है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कोलाइड करते हैं तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है उसके साथ क्या मामला होते हैं और जिसका मोमेंटम कम होता है उसके साथ क्या मामला होते हैं। तो ये समझ लें, बहुत अच्छी तरह समझ लें इसको। समझ लें जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ना उसके अंदर भी मैंने ये डाल के प्रॉपर वर्किंग करके चेकिंग की, कहीं आपको फॉरेन किताबों में ये बात नहीं मिलेगी भी नहीं। तजुर्बे की बेसिस पर पास पेपर्स का एनालिसिस करके और सोच समझ के जो है वो ये बात लिखी जा रही है, जो आगे नोट फॉर्म में आपके सामने आ रही है, जो मैं बता देता हूँ, फिर पढ़ लेते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं ना तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है ना उसके साथ तीन मामला होते हैं। या तो वो टकराने के बाद सेम डायरेक्शन में चलता रहता है, या वो टकराने के बाद रेस्ट पे आ जाता है, या वो टकराने के बाद उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। तो जिसका मोमेंटम ज्यादा है कोलिजन से पहले, अच्छा मैं याद रखिए मैं वेलोसिटी ज्यादा नहीं कह रहा, मैं मोमेंटम ज्यादा कह रहा हूं, मतलब मास इनटू वेलोसिटी मिलाकर जिस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा वो अगर एक कम मोमेंटम वाले ऑब्जेक्ट को हिट करेगा तो ज्यादा वाले के साथ तीन मामला हो सकते हैं। टकराने के बाद स्लो डाउन होएगा हो जाएगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी उसका डायरेक्शन सेम रहेगा। टकराने के बाद सेम डायरेक्शन। टकराने के बाद रेस्ट, टकरा के आगे वाले को तो हिला दिया लेकिन खुद रेस्ट पे आ गए। या फिर टकराने के बाद ऑपोजिट डायरेक्शन, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिसका मोमेंटम कम है ना, कोलिजन के वक्त जिसका मोमेंटम कम कम है ना, उसका डायरेक्शन यकीनी तौर पे रिवर्स होगा। तो अगर वो राइट जा रहा था, अच्छा अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे तो
क्योंकि अगर एक ऑब्जेक्ट दूसरे को हिट करता है और दोनों राइट जा रहे थे, तो अब जाहिर सी बात है जैसे ही हिट करूंगा, ए जैसे बी को हिट करेगा तो बी राइट जा रहा था, अभी भी राइट ही जाएगा, चाहे बी का मोमेंटम कम होगा या ज्यादा होगा। इसके लिए नहीं, ये है जब व्हेन द पार्टिकल्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। तो टुवर्ड्स ईच अदर मूव करते करते जिसका मोमेंटम ज्यादा है, उसका उसके साथ एक मामला तो ये होगा कि वो सेम डायरेक्शन में जाता रहेगा, राइट वर्ड्स। दूसरा मामला है वो रेस्ट पे आ जाएगा। तीसरा मामला है वो टकराने के बाद लेफ्ट पे मुड़ जाएगा। जबकि जिसका मोमेंटम कम है ना, जब वो इस ज्यादा मोमेंटम वाले ऑब्जेक्ट से टकराएगा, कम वाले का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएगा, होगा ही होगा। कम वाले का डायरेक्शन रिवर्स होता है, अगर दे इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो कम वाले का डायरेक्शन रिवर्स होता है, और ज्यादा वाले का डायरेक्शन सेम भी रह सकता है, वो रेस्ट पे भी आ सकता है, रुक भी सकता है, या उसका डायरेक्शन ऑपोजिट भी हो सकता है। When the two objects with different momentums are moving towards each other, the direction of the object with lesser momentum will be reversed right after collision. ये बात लिखी हुई हतमी फैसला। The direction of the object with lesser momentum will be reversed right after collision. ये एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा तजुर्बे के बाद लिखा गया है नोट्स के अंदर, ये ऐसे नहीं लिखा गया। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद लेसर मोमेंटम will be reversed right after collision. However, there are three possibilities for the object with greater momentum. जिसका मोमेंटम कम था, उसके साथ तो यकीनी तौर पे ये वाला मामला पेश आएगा, its direction will be reversed after collision. बट जिसका मोमेंटम ज्यादा था, उसके तीन मामला हो सकते हैं। इट विल कीप मूविंग इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर कोलिजन, जिस डायरेक्शन में जा रहा था उस डायरेक्शन में रहे। इट विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोलिजन, वो रेस्ट पर आ जाए। इट्स डायरेक्शन विल बी रिवर्स राइट आफ्टर कोलिजन, या फिर उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाए। तो जिसका जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करेंगे, तो कभी कोलाइड के बाद अलग अलग मूव करेंगे, कभी कोलाइड के बाद जो है कोलेस हो जाएंगे और एक हो जाएंगे। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई होता है, और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। बट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है फ्रिक्शन वगैरह की, तो हमें राइट बिफोर कोलिजन निकालने के लिए वेलोसिटीज राइट बिफोर कोलिजन निकालनी होंगी, जिसके बाद हम मोमेंटम टोटल मोमेंटम राइट बिफोर कोलिजन निकाल पाएंगे। तो हमने कहा कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं, और एंड इफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है उसके साथ तीन मामला होते हैं। सेम डायरेक्शन में जाता रहता है वो, या रेस्ट पे आता है, या उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। और जिसका मोमेंटम कम होता है उसके साथ यकीनी तौर पे उसका डायरेक्शन कंफर्म, जिसका मोमेंटम कम होगा, वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा, मास की बात नहीं कर रहा, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है जिसको मोमेंटम कह रहा हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ कि मोमेंटम उसका जो है, जो मोमेंटम है उसका उसका डायरेक्शन, मतलब मोमेंटम तो आफ्टर कोलिजन आप निकालोगे, बट डायरेक्शन जो है वो क्या लोगे उसके लिए, वही उसका डायरेक्शन हमेशा रिवर्स करो, कम वाले का। जिसका मोमेंटम ज्यादा है उसके साथ तीन मामला, सेम डायरेक्शन, रेस्ट और ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन जिसका मोमेंटम कम है उसके साथ यकीनन तौर पे उसका डायरेक्शन रिवर्स होगा। सही है। इफ दे ओनली इफ दे आर मूविंग टुवर्ड ईच अदर, ये केस देख लें, नोट जो है उसके लिए है जिसमें ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स ईच अदर मूव कर रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट लेसर मोमेंटम वाला है उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा यकीनन, और जिसका ज्यादा मोमेंटम है उसका तीन मामला हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन, रेस्ट, या ऑपोजिट डायरेक्शन कह लें, या रिवर्स डायरेक्शन कह लें। ये जो नोट्स हैं, जो एक्सप्लेनेशन है, ये मेरे ख्याल से मैंने आपके सामने कवर कर ली है। इसको आप यूटिलाइज करने की पोजीशन में हैं। मुझे यहाँ तक बताएं कि इज इट क्लियर टू एवरीवन, सब समझ में आ रही है बातें?
सर जी, मोमेंटम की एक्सप्लेनेशन जब हमने कर ली है तो उसके बाद हम कुछ पास के सवाल देख लेते हैं। सही है, ताकि हमें बात समझ आ जाए। तो हम पहले सवाल से स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्रैक, ऑन द स्ट्रेट on a straight horizontal test track, driverless vehicles with no passengers are being tested. सही है। तो driverless vehicles with no passengers are being tested. A car of mass 1600 kg is towing a trailer of mass 700 kg along the track. अब देखें, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल टेस्ट ट्रैक है और ड्राइवरलेस व्हीकल्स हैं, पैसेंजर्स कोई नहीं है, उनकी टेस्टिंग हो रही है। द कार ऑफ मास 1600 kg is towing a trailer of mass 700 kg along the track. क्या हो रहा है? कार जो है वो आगे फॉरवर्ड आगे जा रही है और वो टो कर रही है एक ट्रेलर अलोंग द ट्रैक। कार का मास 1600 kg है और जिसको टो किया जा रहा है यानी कि ट्रेलर, उसका मास है 700 kg। द ब्रेक्स आर अप्लाइड रिजल्टिंग इन अ डिसेलरेशन ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जब अब जरा इसको जरा समझें। जब कार आगे जा रही होगी तो कार के आगे जाने की वजह से ट्रेलर पे भी एक राइट साइड फोर्स अप्लाई हो रही होगी, जिसको हम टेंशन इन द स्ट्रिंग कह रहे होते हैं। लेकिन याद रखें, यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये जो टो किया जा रहा है, ये किसके थ्रू टो किया जा रहा है, इस बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन टो बार, इन द टो बार। तो याद रखें, टो बार जो है ना, इस सवाल में इसने रिजिड टो बार का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये जो टो बार होता है ना, अनलेस एंड अनटिल ये मेंशन करे कि कोई रस्सी है क्योंकि ढीली पड़ने वाली है। ये टो बार जो है ना, इसकी आप गूगल पे भी अगर आप इसको टो बार को लिखेंगे तो आपको एक मेटल की चीज नजर आएगी। इसका मतलब ये बेंडेबल चीज नहीं है। मेटल टो बार होता है ये, जो कि बेंडेबल, मतलब जिसकी वजह से जो समझ लें कि अगर कार ब्रेक्स अप्लाई करे, कार पे ब्रेक लगेगा तो जितनी तेज से कार डिसेलेरेट करेगी उतनी तेज से ट्रेलर भी डिसेलेरेट करेगा। मतलब कार की और ट्रेलर की डिसेलेरेशन सेम होगी, और जितनी कार की एक्सेलेरेशन होगी उतनी ट्रेलर की एक्सेलेरेशन होगी। वरना तो अगर रस्सी होती तो क्या होता, जैसे कार ब्रेक मारती, कार आगे कार ने ब्रेक मारा, तो फिर अब पीछे ड्राइवर तो है नहीं जो बचाएगा, तो ट्रेलर जो है वो कार के अंदर घुस जाता। और ये जो स्ट्रिंग होती है, ये जो धागा होता है या रस्सी होती है, ये ढीली पड़ जाती। पर याद रखें, ये रिजिड है, रिजिड। दिस इज द रिजिड मेटल टो बार, रिजिड टो बार है ये। तो मेटल का है, एक मिनट, मैंने क्या लिखा, मेटल का है और ये रिजिड है। ये दोनों चीजें अपने पास नोट कर ली। ऐसे ये मोमेंटम का पहली वाली दफा सवाल जब आया था ना, मार्च 2020 के अंदर, ये वो वाला सवाल। रेफरेंस का पूरा मुकम्मल मार्किंग स्कीम में दिया हुआ होगा, बट बॉटम पे भी इसका रेफरेंस दिया हुआ है। दिस इज फेब मार्च पेपर 42 2020। पूरा रेफरेंस है मार्च 2020 का, फेब मार्च 2020 का पेपर है और क्वेश्चन 6 है। अच्छा, तो अब मैं बात क्या कर रहा था, जरा ये देख लीजिए। पहले सिनेरियो को समझना है। कार ऑफ मास 1600 kg is towing a trailer of mass 700 kg along the track. The brakes are applied, resulting in a deceleration of 12 meter per second square. The braking force acts on the car only. अब ब्रेक सिर्फ कार पे लगे हैं, ब्रेकिंग फोर्स खाली। तो कार में जब ब्रेक ब्रेक लगाया है तो कार ने ब्रेक लगाया, ट्रेलर ने नहीं लगाया। तो ये लिखा हुआ है इसलिए कि द ब्रेकिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द कार ओनली इन एडिशन टू द ब्रेकिंग फोर्स। लेकिन हुआ है कि कार के ऊपर जब ब्रेकिंग फोर्स लगेगी तो कार के ब्रेक होने की वजह से और रॉड जो है उसकी वजह से जो है, रिजिड मेटल टो बार जो है, उसकी वजह से जो कार पे जब ब्रेक लगेगी तो उसकी वजह से कार की स्पीड स्लो होगी और उसी वजह से ट्रेलर की स्पीड भी स्लो होगी। जितनी कार की स्पीड स्लो होगी उतनी ट्रेलर की स्पीड स्लो होगी। The braking force acts on the car only. In addition to the braking force, there are constant resistance forces of 600 Newton on the car and 200 Newton on the trailer. अच्छा, मुस्तकिल जो है रेजिस्टेंस फोर्सेस एक्ट कर रही हैं कार पे भी और ट्रेलर पे भी। तो कार की जो फोर्स है
कार पे भी रेजिस्टेंस है, कितनी है भाई, 600 न्यूटन, फ्रिक्शन कह लें रेजिस्टेंस कह लें, और ट्रेलर पे भी रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू 200 न्यूटन। अच्छा, अब पूछा क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द टो बार। अच्छा, आपको पता है इसमें मैकेनिज्म ये है कि जब कार आगे जा रही होती है ना, और कोई ब्रेक्स नहीं लग रहे होते, तो उस केस में ट्रेलर पे जो फोर्स होगी वो राइट वर्ड होगी, ये जो रॉड में जो फोर्स होगी ये ट्रेलर को राइट ले जाएगी। और कार पे अगर मैं इस फोर्स को कंसिडर करूंगा ना, तो ये लेफ्ट एक्ट करेगी। आपको पता है ना, टेंशन हमने स्ट्रिंग का पढ़ा था कि the tension force always acts towards the pulley away from the object under consideration. Whenever we are considering a particular object, the force always acts away from that object. तो अगर मैं ये टेंशन फोर्स को, इसकी रॉड को अगर मैं रॉड में अगर मैं टेंशन कह देता हूँ, तो ट्रेलर अवे फ्रॉम ट्रेलर का मतलब है राइटवर्ड्स, और जब कार कंसिडर करेंगे तो अवे फ्रॉम कार का मतलब लेफ्टवर्ड्स। यूजुअली तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब रिजिड मेटल मेटल हो, रिजिड टो बार टाइप चीज हो, और ब्रेक्स लग रहे हो, तो उसकी वजह से मामला उल्टा हो जाता है। हालांकि ये जो इसकी, क्योंकि जो फोर्स है इस टो बार में, इस फोर्स को अगर मैं टी कह रहा हूँ, टी का डायरेक्शन कार को कंसिडर करते वक्त टी का डायरेक्शन लेफ्ट होना चाहिए था, बट दर हकीकत हो ये रहा होगा, क्योंकि अब ब्रेक्स लग रहे हैं तो टी का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली राइट लग रहा होगा। और ट्रेलर पे यूजुअली जो है वो टी राइट हो रहा होगा, लेकिन जब ऐसा रिजिड टो बार होता है और ब्रेक्स लगते हैं, तो यही टी जो है वो लेफ्ट वर्ड एक्ट करना शुरू कर देता है। अच्छा, अब ये अगर आप भूल जाते हैं बात, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसी को लें, ट्रेलर कंसिडर करते करते आप टी को राइट लें, और कार को कंसिडर करते करते आप टी को लेफ्ट लें, तो ऑटोमेटिकली आपकी टी की वैल्यू ही माइनस में आ जाएगी। तो आपको उससे पता चलेगा। अभी कॉन्सेप्ट में थोड़ी देर में और मजीद री करता हूँ, अभी के लिए भी ऐसा काम करते हैं, नॉर्मल रखते हैं, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है ना उसी को फॉलो करते हैं। कि जब कार आगे जा रही है, तो कार के आगे जाने में जो रुकावट है वो ट्रेलर है, लिहाजा कार पे पीछे की तरफ एक फोर्स अप्लाई हो रही है, टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द कार। और ट्रेलर को कंसिडर किया तो टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द ट्रेलर, अवे फ्रॉम द ट्रेलर। इसी चीज को मैं मद्देनजर रखता हूँ, जो मैं पहले से कंसिडर करता हुआ आ रहा था। तो क्या होता है ये देखते हैं। तो अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर, उसने जब मुझे 2 नंबर की रिक्वायरमेंट दी और कहा कि मैग्नेट ऑफ द फोर्स ने टो बार बताओ, तो ये एक बात तो मैंने ये बताई कि पता होना चाहिए कि टो बार है वो होता ही मेटल का है, वो रिजिड ही होता है, चाहे उस एग्जामिनर ने वर्ड रिजिड लिखा हो या ना लिखा हो। इस सवाल में उसने नहीं लिखा, आगे बहुत सारे सवाल इस तरह के हैं जिसके अंदर उसने रिजिड को वर्ड लिखा हुआ है। एक एक कॉन्सेप्ट में अच्छी तरह समझाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर है। तो अब आप क्या क्या कर सकते थे ये भी समझ लें। एक होता है सिस्टम इक्वेशन, वो आप कंसिडर करते तो उसमें तो टेंशन कंसिडर ही नहीं होता, सिस्टम इक्वेशन में तो टेंशन कंसिडर ही नहीं होता, तो हम सिस्टम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें फोर्स इन द टो बार चाहिए। तो वी कैन इधर कंसिडर द कार और वी कैन कंसिडर द ट्रेन। अब अगर हम कार को कंसिडर करते हैं, तो कार की जो ड्राइविंग फोर्स है, फॉरवर्ड फोर्स है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक लग रहा है। तो फिर जो फोर्स कार के अगर हम कंसिडर करते हैं, तो जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, पीछे की तरफ आर, आगे की तरफ जीरो, बैकवर्ड्स आप करेंगे आर, और बैकवर्ड्स आप एक और फोर्स करेंगे, एंड दैट इज टेंशन। और एक ब्रेकिंग फोर्स भी है। अगर आप कार को कंसिडर करते हैं, तो कार में जीरो माइनस रेजिस्टेंस जो कि पता है, माइनस टी जो कि नहीं पता, और माइनस ब्रेकिंग फोर्स जो अगेन नहीं पता, इज इक्वल टू एम ए, अगर आप कार को कंसिडर करते तो। और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपको पता है, इट्स -12, क्योंकि डिसेलेरेशन 12 है, लिहाजा ए -12। अच्छा, यहीं से आपको पता चलता है कि ए -12 है, तो 1600 इंटू -12 करने की वजह से आपकी जो नेट फोर्स है वो राइट वर्ड्स नहीं है, बल्कि लेफ्ट वर्ड्स हो गई। मतलब डिसेलेरेशन होने की वजह से नेट फोर्स इक्वल टू एम ए जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेट फोर्स पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि ए नेगेटिव है, लिहाजा आपकी जो नेट फोर्स है वो नेगेटिव है। बहरहाल हम नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, अगर कार को कंसिडर करते हैं तो कोई फायदा हासिल नहीं होता। वजह बताऊं कि आर हमें पता होता है, लेकिन टी और बी दोनों नहीं पता होता। जब दो अननोन होते तो हम कोई फायदा नहीं उठा सकते थे, इसीलिए मैंने कार को कंसिडर नहीं किया।
बच्चे पूछते हैं कि सर कार एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेलर है, आप कार को कंसिडर कर लें फोर्स इन द टो बार निकालने के लिए। मसला ये कि द ब्रेकिंग फोर्स एक्ट्स ऑन द कार ओनली एंड वी आर नॉट अवेयर कि ब्रेकिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, नॉट गिवन। बिकॉज द ब्रेकिंग फोर्स इज नॉट गिवन, लिहाजा कार को कंसिडर कर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके अंदर फिर जो टो बार की फोर्स है वो भी अननोन रहेगी और ब्रेकिंग फोर्स भी अननोन रहेगी। लिहाजा लेट्स कंसिडर द ट्रेलर, ट्रेलर को कंसिडर करते हैं। तो ट्रेलर के कंसिडरेशन के लिए मैं एज्यूम ये कर लेता हूँ कि टी ट्रेलर को जो है वो राइट की तरफ खींचा जा रहा है, तो ट्रेलर की तरफ जो फोर्स है दैट इज टी राइटवर्ड्स, और लेफ्टवर्ड जो फोर्स है दैट इज रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा टी -200 इक्वल्स टू एम ए। मास आपका ट्रेलर का 700 kg है, और जो एक्सेलरेशन है, क्योंकि डीसेलरेशन 12 है तो एक्सेलरेशन ली जाती है यहाँ पर विच इज -12। और जब आप 700 को -12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -8400 आता है, इसमें +200 करते हैं तो -8200 हो जाता है। तो टेंशन जो है आपकी -8200 हो गई। अब देखिए मैं आपको क्या कहा था कि आप, मैंने टी का डायरेक्शन क्या लिया, राइट लिया। जब टी का डायरेक्शन मैंने राइट लिया तो मैं ये बता रहा था कि कार की वजह से ट्रेलर पर फोर्स जो आ रही थी वो राइटवर्ड्स आ रही थी, लेकिन जब मैंने टी राइटवर्ड्स लेकर वैल्यू निकाली तो -8200 आ गया। टेंशन जो है हमारी -8200 आ गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, टेंशन फोर्स जिसे मैंने राइटवर्ड्स माना था अगर वो नेगेटिव में आ गई, इसका मतलब एक्चुअली कॉन्सेप्चुअली द डायरेक्शन ऑफ टी इज एक्टिंग लेफ्टवर्ड्स। मैंने टी का डायरेक्शन राइटवर्ड्स लेकर जब टी निकाला तो माइनस आ गया। माइनस का मतलब तो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, इसका मतलब टी दरअसल लेफ्टवर्ड एक्ट कर रहा था। अब ये कैसे हुआ कि जब मैं ट्रेलर को कंसिडर कर रहा हूँ तो ट्रेलर में जो फोर्स है वो टेंशन की फोर्स वो टुवर्ड्स द ट्रेलर ही एक्ट कर रही है रादर देन अवे फ्रॉम द ट्रेलर। अब इसको सोचें, जब कार एक्सीलरेट करते हुए आगे जा रही होगी तो उसकी वजह से ट्रेलर भी आगे जा रहा होगा, और ट्रेलर पे राइटवर्ड फोर्स लागू हो रही होगी, जो कि अभी हमने जिस कॉन्सेप्ट से टेंशन को राइटवर्ड कंसिडर किया ये वो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि कार अगर आगे जा रही होगी तो ट्रेलर भी राइट जा रहा होगा, ट्रेलर भी आगे जा रहा होगा। लेकिन अब सोचें जैसे ही कार ने ब्रेक्स लगाए, अब कार के ब्रेक लगने की वजह से ट्रेलर बड़े मजे से आगे मूव करते करते ट्रेलर में तो झटका लगा। अब सोचें आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ते पकड़ते तेज से ले जा रहे थे और अब अचानक रुक गए, तो उस फोर्स को अचानक झटका झटका लगेगा। हमने आप एक बच्चा आपके हाथ में, उस बच्चे को आपने पकड़ा, भगाते भगाते आप ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं ले जा रहे हैं, और आप अचानक रुक जाते, तो वो बच्चे बच्चे को अचानक प्रेशर आएगा और वो उसको झटका लगेगा, वो बोलेगा क्या कर रहे हैं बाबा, संभाले तो सही। तो लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसको फोर्स कहाँ महसूस हुई, जब मैं राइट जा रहा था तो वो भी राइट जा रहा था, उसको फोर्स राइट पर महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैं जैसे ही अचानक रुका तो उसको फॉरन फोर्स महसूस हुई, वो लेफ्ट वर्ड फोर्स महसूस हुई। तो पता चले जब रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे रिजिड टो बार हो, जब भी रिजिड टो बार का कॉन्सेप्ट आए और ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हो, तो इसका मतलब जो टेंशन का डायरेक्शन है वो ऑपोजिट हो जाता है। तो ट्रेलर के हवाले से जो टेंशन का डायरेक्शन है वो लेफ्ट है, टुवर्ड्स द ट्रेलर है, और कार के हवाले से जो इसका टेंशन होगी उसका डायरेक्शन टुवर्ड्स द कार होगा। ट्रेलर के हिसाब से टुवर्ड्स द ट्रेलर हो जाएगा टी, और कार के हिसाब से टुवर्ड्स द कार हो जाएगा। नॉर्मली अवे होता है लेकिन यहाँ पर टुवर्ड्स हो जाएगा। ये तब होता है जब रिजिड टो बार हो, और दूसरी बात ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हो और डिसेलरेशन हो रही हो, तब होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि वैसे तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए, लेकिन अगर ये नहीं आ रहा तो और आप ट्रेलर के लिए राइट ही ले रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने ट्रेलर के लिए राइट लिया बट आपका आंसर नेगेटिव में आ गया, इसका मतलब ही ये है कि ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लेते ही लेफ्ट तो क्या फायदा होता, मिसाल है, अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेते ही लेफ्ट, तो अगर आप टी को लेफ्ट ले लेते, मिसाल है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो आप टी को लेफ्ट लेते, फिर आप क्या करते, आप कहते आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, आगे की तरफ फोर्स जीरो है, लेफ्ट फुट आपका टी भी एक्ट कर रहा होता और लेफ्ट फुट ही आपका रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रहा होता, जब इसको आप नेट फोर्स इक्वल्स टू एम ए के मुताबिक डील करते। ये राइट पे भी नेगेटिव लेफ्ट पे भी नेगेटिव, माइनस माइनस जब कैंसिल हो जाते, तो ये यकीनन जो है 700 इंटू -12
प्लस 200 आप करते तो -8200 आता, माइनस टी इक्वल्स -8200 और टी इक्वल्स टू 8200 आया। अगर आप टी को लेफ्ट ले लेते तो टी आपका आता ही 8200 न्यूटन। तो अगर तो मैं गलती से भी टी को राइट ले लेता हूँ तो मसला नहीं है, टी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। इसका मतलब यही है कि टी राइट नहीं है, लेफ्ट है। और अगर मैं पहले ही कॉन्सेप्चुअली पिक कर चुका हूँ कि टी लेफ्ट है और टी को मैं लेफ्ट लेकर ही चलता हूँ, उस केस में टी पॉजिटिव आ जाएगा। हमने अगर हम लेफ्ट डायरेक्शन लेते हैं और वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, इसका मतलब एक्चुअली ही वो लेफ्टवर्ड ही एक्ट कर रही थी फोर्स। अगर हम राइटवर्ड लेते हैं और पॉजिटिव आया था, इसका मतलब वो एक्चुअली राइटवर्ड ही एक्ट कर रहा है। लेकिन अगर हम राइटवर्ड्स अज्यूम करने के बाद देखेंगे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इसका मतलब एक्चुअली ये फोर्स ऑफ टेंशन लेफ्टवर्ड्स एक्ट कर रही है। माइनस से हमें पता चलता, जब भारत इसने माइनस और प्लस का चक्कर पता है कैसे खत्म कर दिया, इसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इन द टो बार बताओ। फोर्स इन द टो बार है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड का तो मतलब ही है कि आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हो। जब आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो आप यकीनन फिर पॉजिटिव देंगे, नेगेटिव नहीं देंगे, फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने नेगेटिविटी दी तो। अब तक अगर आप देख लें तो अभी इस क्वेश्चन के पहला जो पार्ट है उसमें मोमेंटम का कोई काम नहीं आया अभी तक। अब तक नॉर्मल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। और सवाल को कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बता दिया कि जो टेंशन इन द रॉड है उसको अवे फ्रॉम ट्रेलर कंसिडर करते हुए अवे फ्रॉम ट्रेलर कंसिडर कर सकते हैं, और कार कंसिडर करते करते अवे फ्रॉम कार कंसिडर कर सकते हैं। बट कॉन्सेप्चुअली ये गलत हो जाता है, क्योंकि जब रिजिड हो और ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हो तो फिर उस केस में टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट के बजाय टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एक्ट कर रही होती है। ये बात मैंने यहाँ पर आपके सामने लॉक की कि अगर रिजिड है, रिजिड टो बार है, एंड साथ ही साथ ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, दोनों चीजें हो रही, रिजिड टो बार भी है और ब्रेक्स भी अप्लाई हो रहे हैं, दोनों चीजें जब होंगी ना तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन, डायरेक्शन ऑफ टेंशन टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। सही है, ये एक मैंने रूल आपके सामने लॉक कर दिया जो आपको काम आएगा आगे। कि अगर रिजिड टो बार है और ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं तो अब टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। तो अगर हम कार को कंसिडर करेंगे तो टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द कार, और अगर हम ट्रेलर कंसिडर करेंगे तो टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द ट्रेलर। अब वजह क्या थी कि जब कार ने ब्रेक लगाए तो अचानक ट्रेलर को झटका महसूस हुआ, इसका मतलब ट्रेलर को लेफ्टवर्ड फोर्स महसूस हुई, तभी तो ट्रेलर डिसेलेरेट होना शुरू हुआ। इसी तरह जब कार के ब्रेक लगेंगे तो अब पहले कार आगे जाने की कोशिश कर रही थी तो ट्रेलर रुकावट बन रहा था, मतलब टेंशन अवे फ्रॉम कार एक्ट कर रही थी। लेकिन अब जैसे ही कार ने ब्रेक मारा तो ट्रेलर भी तो आगे आने की कोशिश कर रहा होगा। मतलब सोचे ना, जब आप भाग रहे थे और अचानक आप रुके तो आपके रुकने की वजह से बच्चे को झटका लगा, और लेकिन जब बच्चा एकदम से, बच्चे भी एकदम से जब, जाहिर सी बात है बच्चा आपके साथ अटैच था तो बच्चे ने भी जो है बच्चे की वजह से आपको भी झटका लगा, तो आपको झटका इस तरफ फील हुआ, राइटवर्ड्स फील हुआ। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कार के लिए टेंशन राइट और ट्रेलर के लिए टेंशन लेफ्ट, मतलब कार के लिए टुवर्ड्स द कार और ट्रेलर के लिए टुवर्ड्स द ट्रेलर, सिर्फ तब जब रिजिड है और ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, याद रखें। और क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कह रहा है लिहाजा नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर ही खत्म हो गया, लिहाजा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में दे दो। सही है।
ये आपका पहला पार्ट हो गया। फिर कह रहा है फाइंड द ब्रेकिंग फोर्स। अब ब्रेकिंग फोर्स कंसिडर करने के लिए आपके पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो आप कार को कंसिडर करो या आप सिस्टम इक्वेशन कंसिडर करो। वैसे भी याद रखें, जब दो कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो तीन पॉसिबिलिटीज होती है, पहला ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, दूसरा कंसिडर करो, या पूरे सिस्टम को एक साथ कंसिडर करो, जो कि हमने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में भी देखा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जब हमने ट्रेलर को कंसिडर किया था, तो हमने क्योंकि ट्रेलर को राइट मान लिया था, राइट माना था तो वैल्यू नेगेटिव आ गई। बट अगर कॉन्सेप्चुअली मैं ट्रेलर को लेफ्ट ही ले लेता, ट्रेलर को नहीं सॉरी टेंशन को अगर मैं राइट ले लेता तो टेंशन नेगेटिव आ गई। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली सही लेता और टेंशन को लेफ्ट ही लेता, यानी कि टुवर्ड्स द ट्रेलर ही लेता, तो मेरा पॉजिटिव आ जाता। इसी तरह जब मुझे ब्रेकिंग फोर्स निकालनी है, तो ब्रेकिंग फोर्स तो ट्रेलर पे अप्लाई नहीं हो रही थी, तो अब मैं ट्रेलर को कंसिडर नहीं करूंगा ब्रेकिंग फोर्स के लिए। आई विल ईदर बी कंसिडरिंग द सिस्टम इक्वेशन और आई विल बी कंसिडरिंग द इक्वेशन ऑफ द कार। तो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, मेथड 1 लिखा है कार। अब कार पे आप पहले सोचें, कार पे कौन कौन सी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। तो कार पे आगे की तरफ कोई फोर्स नहीं है, क्योंकि अभी तो इंजन ब्रेक मार रहा है। तो कार पे रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है 600 न्यूटन, और कार पे ब्रेकिंग फोर्स भी अप्लाई हो रही है। वही तो ब्रेकिंग फोर्स निकालनी है, कितनी है वही तो नहीं पता। और कार पे जो टेंशन एक्ट कर रही है वो अब टुवर्ड्स द कार एक्ट करेगी। बट अगर आप वही चीज गलती वही करते हैं कि आपने आपके ध्यान में लेफ्ट लेना है तो आप लेफ्ट ले लेते, तो वो फिर जब लेफ्ट लेंगे तो फिर आपको नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ये भी आपको याद रखना होगा। तो देखिए, जैसे अगर मैंने लेफ्ट ली, मिसाल है, मैं यहाँ भी मैं वही पॉसिबिलिटी बनाता हूँ कि अगर मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है मुझे, कॉन्सेप्चुअली मुझे टी को राइट लेना चाहिए। तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअली टी को राइट लेता हूँ तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, टी राइट की तरफ होगा, रेजिस्टेंस जो है वो लेफ्ट की तरफ होगी, ब्रेकिंग फोर्स भी लेफ्ट की तरफ होगी, टी माइनस आर माइनस ब्रेकिंग फोर्स इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। यहाँ से टी आपका जो है वो आप 8200 लेते, और जो आपका आर है, रेजिस्टेंस कितनी थी कार पे, रेजिस्टेंस थी 600 न्यूटन, और आपकी जो ब्रेकिंग फोर्स है वो आपकी अननोन है, और मास इंटू एक्सेलरेशन के मुताबिक आप इसको 1600 इंटू -12 भी लेते। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो 8200 -600, और ये प्लस हो जाएगा 1600 इंटू 12, 26,800। ब्रेकिंग फोर्स यहाँ से आपके पास 26,800 न्यूटन आ जाती है। तो लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली नहीं पिक करते कि भाई टेंशन टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट होता है, अगर रिजिड टो बार और ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं और टेंशन विल एक्ट टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, ये वाली कॉन्सेप्चुअली बात आप कंसिडर नहीं करते, और आप टेंशन को लेफ्ट ही ले लेते हैं कि अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा, तो उस केस में भी क्या होता, फिर आपको पता है फॉरवर्ड फोर्स आपकी जीरो होती, बैकवर्ड फोर्स में आपके पास टेंशन भी होती, ब्रेकिंग फोर्स भी होती, और रेजिस्टेंस भी होती। तो जीरो माइनस ब्रेकिंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, क्योंकि ब्रेकिंग फोर्स भी लेफ्ट है, रेजिस्टेंस यानी कि फ्रिक्शन भी लेफ्ट है, और टेंशन को आप लेफ्ट ले रहे हैं तो माइनस टेंशन है। बट जो टेंशन की वैल्यू आप लेंगे ना वो -8200 लेंगे, प्लस नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने इसको प्लस में ले लिया तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि टी की जो वैल्यू आप निकालें, क्योंकि आपने जब ऊपर ट्रेलर को कंसिडर किया था तो ट्रेलर के हिसाब से आपने टी को राइट लिया था, और कार के हिसाब से आप टी को लेफ्ट ले रहे हैं, जो कि कॉन्सेप्चुअली गलत है। तो उस हिसाब से जो टी की वैल्यू आपके ऊपर आई थी -8200, उसी टी की वैल्यू को आप टी की जगह पे यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्चुअली जब गलत चीज लेंगे तो टेंशन नेगेटिव आएगा, और कहीं टेंशन यूज करना है तो उसको भी नेगेटिव में ही लेना होगा, क्योंकि हमने यहाँ कॉन्सेप्चुअली गलत लिया टी राइट की तरफ, लिहाजा टी नेगेटिव आ गया, और मैग्नीट्यूड देना था तो हमने पॉजिटिव में दिया, वरना हम नेगेटिव में ही देते।
इसी तरह कार में जब कॉन्सेप्चुअली गलत लिया टी का डायरेक्शन, तो अब जब टी की वैल्यू को यूज करना है तो टी की वैल्यू को -80/200 करके यूज करूंगा, ये बताने के लिए कि दरअसल ये बेसिकली राइट है, लेफ्ट नहीं। लेकिन अगर मैं कॉन्सेप्चुअली सही लेता और मैं टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट ही लेता, तो फिर ऑटोमेटिकली जो टी है वो भी आप पॉजिटिव में ही ले रहे होते, क्योंकि आपने सही डायरेक्शन लिया है। गलत डायरेक्शन लेने पे आपको नेगेटिव लेना पड़ रहा है, और सही डायरेक्शन लेने पे आप उसको पॉजिटिव में ही लेते, और लिहाजा आपका ब्रेकिंग फोर्स आ जाता। अच्छा, इसके लिए आप सिस्टम इक्वेशन भी कंसिडर कर सकते थे, और सिस्टम इक्वेशन में अच्छी बात ये होती है कि टेंशन कंसिडर ही नहीं होती। सिस्टम इक्वेशन में टेंशन कंसिडर ही नहीं होती। तो सिस्टम इक्वेशन मैंने जहाँ लिखा हुआ है वहीं रहने दो। सिस्टम इक्वेशन में टेंशन कंसिडर नहीं होती। तो कैसे कंसिडर नहीं होती, ये भी याद, ये भी समझ लें। सिस्टम इक्वेशन कहता है पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है। पूरे सिस्टम में दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो अभी राइट जा रहे हैं, बट डिसेलरेट हो रहे हैं। तो राइटवर्ड कोई फोर्स है, आपने कहा नहीं। बैकवर्ड फोर्सेस क्या है, पहली रेजिस्टेंस, दूसरी रेजिस्टेंस, और ब्रेकिंग फोर्स। अब टेंशन इन द रॉड आपने नहीं लेनी होती, इससे टेंशन इन द रॉड का चक्कर ही खत्म हो गया। तो 0 -600 -200 माइनस ब्रेकिंग फोर्स, 0 -600 -200 माइनस ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू ma। लेकिन सिस्टम इक्वेशन में हमेशा कंबाइंड मास लिया जाता है। इसका मतलब दोनों का कंबाइंड मास 1600 + 700 2300। तो नेट फोर्स इक्वल टू ma हमने किया, लेकिन इसमें जो मास लिया वो हमने कंबाइंड मास लिया। 0 -600 माइनस 0 माइनस बोथ रेजिस्टेंस, दोनों ऑब्जेक्ट्स की जो रेजिस्टेंस है, माइनस ब्रेकिंग फोर्स इक्वल टू ma। टेंशन रॉड में हम नहीं लेंगे, सिस्टम इक्वेशन में हम तो कंसिडर नहीं करते, बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यहाँ से भी आपका ब्रेकिंग फोर्स आ सकती है। ये आपका पार्ट ए और पार्ट बी मुकम्मल हो गया। अब इसमें अब तक मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं आया, मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नीचे आएगा, उसको हम कंसिडर करते हैं। पहले मुझे बताएं, ये जो मैंने यहाँ तक करवाया ये आप लोगों को समझ आया कॉन्सेप्ट? क्योंकि आप कॉन्सेप्ट गुफ्तगू हम मोमेंटम के अलावा सवाल तो मोमेंटम के लिए कर रहे थे, बट कॉन्सेप्चुअली हमने इसमें बहुत कुछ नया सीखा। और ये चीज 2020 से पहले कभी टेस्ट हुई भी नहीं, ये आया है 2020 के बाद। अब देखिए, एक तरफ तो इसने मोमेंटम दिया, दूसरी तरफ इसने सवाल में भी इस तरह की कॉन्सेप्चुअली कुछ चीज को शामिल किया कि भाई अगर रिजिड है और ब्रेक लग रहे हैं तो फिर टेंशन का डायरेक्शन ही ऑपोजिट हो जाता है। जरा मुझे बताएं, यहाँ तक क्लियर आ रहा है, हो रहा है सबको? अच्छा जी, फिर हम आ जाते हैं आगे, सवाल को मुकम्मल करते हैं। एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, एट द इंस्टेंट व्हेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द कार हैज स्पीड 22 meters per second. At this instant, the car is 17.5 meters away from a stationary van which is directly in front of the car. मतलब जिस वक्त ब्रेक्स अप्लाई हुए उस वक्त कार की स्पीड 22 थी। अब मैं आपसे पूछूं, उस वक्त ट्रेलर की स्पीड क्या थी? हाँ भाई, क्या जवाब आएगा? तो ब्रेक्स अप्लाई हुए तो कार की स्पीड 22 थी, ट्रेलर की क्या स्पीड होगी उसको? चैट पे जवाब दें। कार की स्पीड अगर 22 है तो ट्रेलर की क्या है? वेरी गुड, 22 ही रहेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट कार और ट्रेलर एक रिजिड रॉड के साथ अटैच्ड है। जिस स्पीड से कार ट्रेवल कर रही होगी उसी स्पीड से ट्रेलर भी कंसिडर ट्रेवल कर रहा होगा। अब जब हम मोमेंटम का गुफ्तगू को कंसिडरेशन में लेंगे और अब बात करेंगे, तो फिर हम कार और ट्रेलर को एक ऑब्जेक्ट मान रहे होंगे। देखिए मैं बताता हूँ, एट द इंस्टेंट द ब्रेक्स आर अप्लाइड, द कार हैज स्पीड 22 meters per second. At this instant, the car is 17.5 meters away from a stationary van, which is directly in front of the car. At this instant, the car is 17.5 meters away from a stationary van, which is directly in front of the car. Show that the car hits the van at the speed of 8. अब क्या हुआ? क्योंकि हिटिंग की बात आ रही है, कोलिजन का मामला आ रहा है, तो अब मोमेंटम वाली बात आएगी कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन।
बट उससे पहले वो हमसे कुछ वर्किंग करवा रहा है। वो क्या कर रहा है? स्पीड राइट बिफोर कोलिजन निकलवा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ब्रेकिंग फोर्स है, रेजिस्टेंस है, डिसेलरेशन हो रही है। लिहाजा जब तक कार पहुंचेगी स्टेशनरी वैन तक, क्योंकि उनमें 17.5 मीटर का फासला है, जब तक कार स्टेशनरी वैन तक पहुंचेगी तो कार की स्पीड वैसे ही स्लो हो चुकी होगी। तो अगर मैं टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन में कार की स्पीड 22 ले लेता हूं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए फिर ऐसे केस में टोटल मोमेंटम राइट बिफोर कोलिजन निकालना होगा। और राइट बिफोर कोलिजन निकालने के लिए राइट बिफोर कोलिजन मेरे पास स्पीड होनी चाहिए। राइट बिफोर कोलिजन मेरे पास क्या होनी चाहिए? स्पीड होनी चाहिए। सही है। तो राइट बिफोर कोलिजन आप स्पीड निकालने के लिए वो आपसे ये वाली कैलकुलेशन करवा रहा है 2 नंबर के लिए। आपका डाटा क्या है? इनिशियल स्पीड 22 है, एक्सेलरेशन -12 है, डिस्टेंस दी हुई है 17.5, तो फाइनल वेलोसिटी आ सकती है। इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल होगा, अभी भी काइनेमेटिक्स चल रहा है। इनिशियल है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी है। तो ये हो गया v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as। v² 64 आया और v 8 मीटर्स पर सेकेंड आया। 2 नंबर की एक और रिक्वायरमेंट लॉक हो। अब राइट बिफोर कोलिजन कार हिट्स द वैन। अच्छा आप देखें, कार ने वैन को इस स्पीड से हिट किया, तो एट द टाइम ऑफ हिटिंग कह लें, एट द टाइम ऑफ कोलिजन कह लें, या राइट बिफोर कोलिजन कह लें, एक ही बात है, क्योंकि कोलिजन होने के बाद फिर मामला बदल जाएगा। तो ये कह रहे हैं ना, कार हिट्स द वैन एट स्पीड ऑफ 8। तो कार राइट बिफोर कोलिजन जो कार की स्पीड होगी, हिटिंग के वक्त भी वही स्पीड होगी। तो राइट एट द टाइम ऑफ हिटिंग कह लो या राइट बिफोर कोलिजन कह लो, एक ही बात है, वो स्पीड 8 है। तो आगे अब कोलिजन का असल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का कॉन्सेप्ट यूज होगा पार्ट डी में। तो आफ्टर द कोलिजन द वैन स्टार्ट्स टू मूव विद स्पीड 5 मीटर्स पर सेकंड। आफ्टर द कोलिजन the van starts to move with speed 5 meters per second, and the car and the trailer continue moving in the same direction with the speed 2 meters per second. After the collision, the van starts to move with speed 5 meters per second. अच्छा, अब कोलिजन के बाद वैन की स्पीड जो है कितनी थी? स्टेशनरी वैन थी, मतलब क्या था? रुकी हुई वैन थी, उसकी वेलोसिटी 0 थी। राइट बिफोर कोलिजन जब वैन को हम कंसिडर कर रहे होंगे तो वैन का तो मोमेंटम था ही नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड ही 0 थी। लेकिन कोलिजन के बाद वैन स्टार्ट्स टू मूव विद स्पीड 5 and the car and trailer continue moving in the same direction with the speed 2। तो अब देखें, जब कार ने वैन को हिट किया तो उस वक्त कार की स्पीड 8 थी। ना सिर्फ कार की स्पीड 8 थी बल्कि ट्रेलर की भी 8 थी। सर आप ट्रेलर को कंसिडर कर ही क्यों रहे हैं? भाई जब वैन को हिट कर रहे होंगे तो कार हिट करेगी, लेकिन कार और ट्रेलर होंगे तो एक साथ अटैच्ड। तो जब एक यहां से एक और लर्निंग होती है कि जब कार जाके वैन को हिट करेगी, तो जब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन या टोटल मोमेंट आफ्टर कोलिजन जब मैं लूंगा, तो मैं सिर्फ कार को नहीं लूंगा बल्कि कार और वैन, कार और ट्रेलर दोनों को एक मानूंगा मैं। तो हालांकि जब मैं इन दोनों को कंसिडर कर रहा था तो कार और ट्रेलर को अलग अलग कंसिडर कर रहा था, बट अब एक थर्ड ऑब्जेक्ट जब कंसिडरेशन में आ गया तो फिर ये जो कार और ट्रेलर है ये दो जिस्म एक जान माने जाएंगे, क्योंकि ये एक रिजिड टो बार से अटैच्ड है। तो जो मामला कार के साथ पेश आ रहा है वही ट्रेलर के साथ पेश आ रहा है, क्योंकि उसने लिखा हुआ है द कार एंड ट्रेलर कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 2। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन लूंगा या टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन लूंगा, तो उसमें मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट जो है वो कार और ट्रेलर को कंबाइंड मानूंगा और एक जो है वो वैन को मानूंगा। इसीलिए जब मैंने ये किया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर में मैंने सिर्फ कार का मास नहीं लिया बल्कि कार और ट्रेलर का कंबाइंड मास लिया। कार और ट्रेलर का कंबाइंड मास लिया, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, क्योंकि दोनों एक साथ कार और ट्रेलर हिट तो कार कर रही है लेकिन दोनों एक ही माने जाएंगे। इसका मतलब एक 2300 kg का ऑब्जेक्ट हिट कर रहा है ना वैन को, ये माना जाए। उस हिसाब से जो है वो मोमेंटम निकलेगा, उस हिसाब से मास निकलेगा।
क्या निकालना क्या था, मास ऑफ द वैन चाहिए था। स्टेशनरी वैन का मास ही नहीं पता। तो टोटल मोमेंटम बिफोर में जब हमने किया तो हमने कहा टोटल कंबाइंड मास ऑफ कार एंड ट्रेलर, उनको एक एक दो जैसे हम एक जान मान रहे या एक ऑब्जेक्ट मान रहे, लिहाजा 2300 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, और ये स्पीड हमने खुद निकाली थी पिछले पार्ट में, व्हेन कार हिट्स द वैन एट अ स्पीड ऑफ 8। 2300 मल्टीप्लाई बाई 8, टोटल मोमेंटम बिफोर आ गया, और वैन का टोटल मोमेंटम तो इनिशियल मोमेंटम वैन का तो था ही नहीं, क्योंकि वो तो स्टेशनरी था। तो कार एंड ट्रेलर को एक मान लिया, वैन को दूसरा ऑब्जेक्ट मान लिया। इसका मोमेंटम था लेकिन इनिशियल मोमेंटम इसका नहीं था, क्योंकि इट वाज स्टेशनरी। अच्छा, आफ्टर में जब देखा तो 2300 मल्टीप्लाई बाय 2, टकराने के बाद जब कार ने वैन को हिट किया, उसकी वजह से मोमेंटम वैन की तरफ मुंतकिल हुआ होगा, मोमेंटम यहाँ से कम हुआ होगा, इसी वजह से स्पीड कम हो गई। बताया ना, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो जिसका मोमेंटम ज्यादा होता है, जिसका मोमेंटम कम होता है, उसका तो डायरेक्शन आप देखें, वो तो रेस्ट पे था, उसका डायरेक्शन राइट होना है। लेकिन जिसका मोमेंटम ज्यादा था, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट, कार और ट्रेलर कंबाइन, तो इसके साथ तीन मामला हो सकते थे, ये राइट ही चलता रहेगा, या ये रुक जाएंगे, या ये लेफ्ट हो जाएंगे, सब हो सकता था। लेकिन यहाँ पर इसीलिए इसने मुझे कहा कि कार एंड पहला वाला मामला इसने बताया कि दे विल कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। और इनके साथ हो क्या सकता था, क्या क्या हो सकता था, मैंने आपको नोट्स में लिखवाया था, वहां नोट्स में की पॉइंटर्स थे। कार एंड ट्रेलर सेम डायरेक्शन में मूव कर सकते थे, रेस्ट पे भी आ सकते थे, और डायरेक्शन रिवर्स भी हो सकता था, तीनों मामला हो सकते थे। बट यहाँ पर कार एंड ट्रेलर का मामला लिखा हुआ है, दे कंटिन्यू मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 2। लिहाजा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन जब हमने लिया तो हमने, अगर वो कहता था कार एंड ट्रेलर स्टार्ट मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 2, मिसाल है, तो अब हम क्या करते, 2300 मल्टीप्लाई में -2 लेता मैं, क्योंकि जब मैं टोटल मोमेंटम बिफोर ले रहा था तो मैं +8 ले रहा था, क्योंकि 8 राइट वर्ड्स थी, राइट वर्ड जा रहे थे ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते तो लेफ्ट जाते, तो फिर हमें 2 नहीं लेता, फिर मैं -2 लेता। तो ये सब मामला हमें कंसिडर करने पड़े होते हैं कि अगर बिफोर में अगर हम पॉजिटिव मोमेंटम निकाल रहे हैं और आफ्टर में अगर नेगेटिव निकालने की जरूरत है तो नेगेटिव निकालना पड़ेगा, वरना तो एम गलत आया था। सब चीजें देखनी पड़ती। खैर, अभी क्योंकि मैं असल में एक सवाल के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ, इसीलिए मैं स्लोली भी काम करता हूँ, और मैं काफी सारी बातें बताते हुए चलता हूँ। तो इस हिसाब से कार और ट्रेलर जो है उसको एक मानना होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर में हमने इसको निकाला, इसका 0 था। टोटल मोमेंटम आफ्टर में 2300 मल्टीप्लाई बाय 2, सेम डायरेक्शन था, इसलिए अभी भी पॉजिटिव ही है। और वैन जो है उसका मास m और उसकी वेलोसिटी लिखी हुई है 5, m×5। और अब इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इसको वहां जाके माइनस किया और 5 को डिवाइड किया, तो हमारा 2760 आंसर आया। 3 नंबर की रिक्वायरमेंट थी जो कि पूरी हो गई। सही है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसको आप खुद से ट्राई करेंगे। मोमेंटम के सवालात इंशाल्लाह मजीद हम ट्राई करेंगे। ये मोमेंटम के अंदर लर्निंग के लिए बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। तो अभी आपने जितना कर लिया पुराने टॉपिक्स कर लिया, मैं चाहूंगा कि मोमेंटम पे फोकस करके मोमेंटम को करें, तो देखें मोमेंटम हो रहा है नहीं हो रहा। मोमेंटम पे फोकस ले जाएं, पूरा पूरा फोकस मोमेंटम पर ले जाएं, मोमेंटम को डील करें अपना। सही है। मोमेंटम का मैंने एक्सप्लेनेशन भी करवाई और एक सवाल करवाया जिसमें भरपूर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी दी। लिहाजा मेहनत करके मोमेंटम के सवालात करके ज़रूर ब ज़रूर नेक्स्ट क्लास में लेकर आएँ, ताकि जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम मोमेंटम के सवालात को देख सकें। और इसी उम्मीद पे इंशाल्लाह कि आप लोग मेहनत करेंगे, एफर्ट डालेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।